नमस्कार, सुदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। वैश्विक स्तर पर इस समय सबसे बड़ी समस्या है धरती पर बढ़ता वायु प्रदूषण। और ठंड के समय ये वायु प्रदूषण फॉग और स्मोक मिलके स्मॉग में तब्दील हो जाता है। दिल्ली की गर्मी जनता को जितना परेशान करती है उससे ज्यादा दिल्ली की ठंड मशहूर है। लेकिन सर्दी में दिल्ली में वायु प्रदूषण की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। दिल्ली में हवा की गति व दिशा बदलने से वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। शुक्रवार को भी वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI कई इलाकों में 500 के करीब पहुंच गया। इसको देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने दिल्ली में ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान GRAP 3 को लागू कर दिया है। इसके तहत निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध सहित कई नियम लागू हो जाएंगे। इसके अलावा प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए दिल्ली में कक्षा 5 तक की सभी कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलाई जाएंगी। इस बीच अमेरिकी साइंटिस्ट ने 14 नवंबर को दिल्ली की सैटेलाइट इमेज शेयर की है। इसमें दिल्ली में घना स्मॉग दिखाई दे रहा है। अमेरिकी साइंटिस्ट की फोटोज नासा ने भी शेयर की है। वायु प्रदूषण के कारण राजधानी दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और अलीपुर तक वायु प्रदूषण का असर है। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बरकरार है। यहां कोहरा बढ़ने से प्रदूषण का स्तर और खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जिसके कारण सांस लेने में भी परेशानी आ रही है। अब GRP 3 के लागू होने के बाद कितना असर पड़ेगा और दिल्ली की हवा आखिर ठंड में इतनी जहरीली क्यों हो जाती है और इसका समाधान क्या है, इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारी खास पेशकश दिल्ली की हवा में जहर क्यों बरपा कहर में, और इस पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं पर्यावरणविद डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी और नीरा मिश्रा जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है, अब GRAP 3 भी लागू हो गया वहां पर, आखिर क्यों ये समस्या ठंड में आखिर क्यों हो जाती है, इसके पीछे क्या कारण है और इसके समाधान को लेकर भी हम इसी खास पेशकश में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आखिर ये स्थिति दिल्ली की क्यों हो गई। सुशील जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, आपकी आवाज मेरे पास आ रही, मेरी आवाज आ रही सर? जी, अब आपकी आवाज आ रही। सुशील जी, आखिर दिल्ली की स्थिति ऐसी क्यों हो गई, दिल्ली की हवा में जहर क्यों घुल गया? देखिए, दिल्ली की हवा में ही नहीं बल्कि दिल्ली सहित आसपास के NCR का पूरा रीजन है, चाहे गुरुग्राम, चाहे फरीदाबाद, पूरा रीजन जो 80 किलोमीटर के आसपास का पूरा जो क्षेत्र है, इसके अलावा पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन की कुछ इस प्रकार से भूवैज्ञानिक स्थिति है कि एक तरफ तो पहाड़ है, दूसरी तरफ मैदानी एरिया है। मतलब जो नेचुरल ब्रीदिंग या नेचुरल वेंटिलेशन है वो उसका कहीं ना कहीं से अभाव है। अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न घाट की या जो साउदर्न पार्ट की, जहां एक तरफ समुद्र है वेस्टर्न रीजन में और दूसरी तरफ मैदानी इलाका है, तो वहां नेचुरल रूप से हवा बहती है। दूसरी चीज, दिल्ली में लगभग 1.4 करोड़ के आसपास जो व्हीकल्स हैं, वो व्हीकल्स चलते हैं सड़क पर, उसमें से माना जा रहा है कि एक बार में लगभग 30 लाख व्हीकल एक दिन में दिल्ली की सड़कों पर चलते हैं। और जब व्हीकल चलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से फॉसिल फ्यूल, डीजल, पेट्रोल का जलाया जाता है और उससे कहीं ना कहीं कार्बन इमिशन होता है। एक कारण ये भी है। दूसरा कारण ये है कि जो आसपास का इंडस्ट्रीज है, भारी उद्योग हैं, वहां पर कहीं ना कहीं से कुछ इस प्रकार के पॉल्यूटेंट निकलते हैं जो दिल्ली की हवा को खराब करते हैं। अगला कारण थर्मल पावर प्लांट है। भारत की अधिकतर बिजली दिल्ली सहित आसपास के रीजन की वो थर्मल पावर प्लांट में कोयले जलाने से आती है और उससे कहीं ना कहीं से कोयला जलता है तो ग्रीन हाउस गैस भी निकलेगी और ये सारी चीजें भी देखने को मिलती हैं। और इसी में एड ऑन में क्या होता है कि हम और आप लोग किसानों के ऊपर जो पराली का जो आसपास का एरिया है, जो फसल अवशेष या ठूंठ रह जाते हैं उसे जला देते हैं और उसके कारण भी, और थोड़ा बहुत पॉल्यूशन, थोड़ा बहुत कम पटाखे या हम और आप लोग जो और भी बायोमास जलाते हैं उसकी वजह से, और
कुछ हद तक वो पॉल्यूशन भी मैंने चर्चा नहीं कर पाई, वो धूल, सीमेंट या कंस्ट्रक्शन वाला जो काम हो रहा दिल्ली में, ये एक मेजर पार्ट है। ये सब मिलके पूरे तरह से दिल्ली में एक धुंध की चादर के रूप में, और विशेषकर सर्दियों में, अक्टूबर के लास्ट में, जब वातावरणीय परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि हवा की गति थोड़ा रुक जाती है और उस दौरान नमी बढ़ जाती है वातावरण में, ये कहीं ना कहीं से परेशानी का सबब बनती है। अब देखिए, हम और आप लोग, जैसे आपने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेट की बात की, ये तो एक प्रकार के इमरजेंट प्लान है। इमरजेंसी के दौरान, जैसे आज हम सब लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में लगभग हेल्थ इमरजेंसी हो गई, लेकिन हम तब कहां सो रहे थे जब पूरी साल हमको काम करना चाहिए था। 10 साल से लगभग यही दुखड़ा हम और आप लोग हर बार रोते हैं कि दिल्ली में आबो हवा दीपावली के आसपास बिगड़ जाती है। कभी हम किसानों के ऊपर देते, कभी पटाखों को, लेकिन वो नहीं है सच्चाई। सच्चाई कुछ और है, क्योंकि देखिए, सच्चाई में ये है, हम इंसानों ने प्रकृति के साथ जो नाजुक रिश्ता होता था, बहुत ही एक डेलिकेट रिलेशनशिप था, प्रकृति का सम्मान करते थे, नेचर का, वो तो भूल गए ना। अब हम अंधाधुंध विकास की दौड़ में दौड़ते चले जा रहे, और मैं तो कहूँ विकास नहीं, वो विनाश है। और जो हम दिल्ली का विकास देखते हैं, आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे, जो सड़कों का जाल बिछाया गया है और सड़कें लगातार बनाई जा रही, उनमें पैदल यात्रियों के लिए तो जगह ही नहीं है, साइकिल वालों के लिए ही तो जगह ही नहीं है। हम दिल्ली वासी क्या, पूरे भारत के लोग साइकिल वालों का कितना हम सम्मान देते हैं। अगर उसी स्थान पे हम पश्चिम की बात करें या और कंट्री की करें, तो वहां पे बड़ी ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें रोड पर उन्हें साइड दी जाती। हर व्यक्ति कार से चलना चाह रहा है, हर व्यक्ति ऑटोमोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के रूप में सरकार ने कुछ कोशिश की, लेकिन वो उतनी कारगर नहीं हुई, लोगों में अभी उतने लोकप्रिय नहीं हुए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से अभी उतना इफिशिएंट नहीं है। वैसे मेट्रो एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन था, और उसने काफी हद तक दिल्ली के पॉल्यूशन को कवर करने का काम किया, खत्म करने का काम किया, लेकिन उसके साथ साथ कई जगह मेट्रो की पहुंच नहीं है, तो वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। मतलब हम कह सकते हैं कि हमें आपको जब प्यास लग रही तब हम कुआं खोदने की बात कर रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे साल इसके तकरीबन 10-15 साल पहले आज की स्थिति को लेकर आकलन होना चाहिए था, और उसी के हिसाब से एक तैयारी बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। नीरा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नीरा मिश्रा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? नीरा मिश्रा जी, चलिए, लगता है कि हमारी आवाज अभी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगी, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सुशील द्विवेदी जी, देखिए, जिस तरह से पॉल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, यहां पर लोगों की बात कर रहे हैं, व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, ये स्थिति और कई देश के बड़े शहरों में भी है। मुंबई की बात कर लें, वहां पर भी अच्छी खासी पॉपुलेशन, वहां तो लंबी लंबी ऐसी बिल्डिंग्स है कि आपको आसमान भी बड़ा मुश्किल से दिखाई देता है। लेकिन क्या दिल्ली का जो वेदर सिस्टम है, जिस तरह से आपने कहा था कि एक तरफ पहाड़ है, तो जो एक वायु जिसका आना जाना रहता है वो रुक जाती है, इसके कारण जो सिस्टम है वेदर, उसके दबाव के कारण दिल्ली में पॉल्यूशन अटक सा जाता है, इसलिए ज्यादा समस्या पैदा होती है। बिल्कुल, दिल्ली की जो भौगोलिक परिस्थिति मैंने बताई ना, दिल्ली क्या पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन की एक तरफ तो पहाड़ है, दूसरी तरफ मैदानी एरिया, तो जो ये पॉल्यूशन जो जनरेट होता है अलग अलग एंथ्रोपोजेनिक सोर्स के द्वारा, वो कहीं ना कहीं तक जाता, नेचुरल वेंटिलेशन नहीं हो पाता था है। और सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली और उसके आसपास के लोग करीब 3 महीने तक एक गैस के चैम्बर में, जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये बड़े दुख के साथ मुझे कहने पड़ रहा है, गैस चैम्बर शब्द उपयोग करना पड़ रहा है। जाने अनजाने नौनिहाल हमारे बुजुर्ग लोग 10 से 20 सिगरेट के बराबर धुआं इनहेल कर रहे हैं, वो जाके हम उनके शरीर में घुल रहा है, उनके लंग्स को ही प्रभावित नहीं कर रहा है, उनके हार्ट को भी कमजोर कर रहा है, उनकी स्किन पर पिगमेंटेशन बढ़ रहा है, उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है, उनका रीनल फेल्योर भी आगे चल के देखने को मिल रहा है। और तो और मैं आपको क्या बताऊं कि जो हमारी जीवन प्रत्याशा है, जो लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, वो 5 से 10 साल तक कम जीवन जिएंगे उन लोगों के मुकाबले जो साफ हवा में रह रहे हैं। तो ये बिल्कुल, और अलग अलग तरह की बीमारियां और होंगी, जिसके कारण जो जीवन होगा भी वो बड़ा मुश्किल भरा होगा। किसी को सांस की प्रॉब्लम होगी, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम होगी, ये हम अक्सर देखते जरूर है। लेकिन डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी, हमने देखा है चाइना के भी बहुत सारे शहर ऐसे थे जो जिसकी दिल्ली से ज्यादा स्थिति खराब थी, लेकिन चाइना ने उन चीजों पर कंट्रोल करके आज उन शहरों की स्थिति बड़ी अच्छी कर ली है।
आखिर क्यों जो चीज उसने वहां पर तरीका अपनाया, भारत सरकार के पास, दिल्ली सरकार के पास भी वो तमाम संसाधन होंगे, पैसे भी होंगे, आखिर क्यों वो यहां पर चीजें इस्तेमाल नहीं हो रही है? अक्सर एयर फिल्टर लगाने की बात की जाती है, दिल्ली में कहीं एक जगह शायद लगा भी होगा, लेकिन क्या उसकी संख्या और नहीं बढ़ानी चाहिए, या फिर वो लगाने से दिल्ली का पॉल्यूशन नहीं ठीक हो सकता, जो हवा है वो शुद्ध नहीं हो सकती, इसलिए सरकार उस पर तेजी से काम नहीं कर रही है? देखिए, हम और आप लोग जो एयर फिल्टर या स्मॉग टावर की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप वो बात कर रहे हैं। हाँ। ये एक किफायती सॉल्यूशन नहीं है, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये तो भाई इमरजेंट सिचुएशन में ऐसा करने के लिए हम लोग गए। जो परमानेंट सॉल्यूशन था वो था 1/3 भाग में ग्रीनरी रहे, शहर का विकास जो किया जाए, शहर को इस प्रकार से डेवलप किया जाए कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पैरामीटर को पूरा करे। हम लोग प्रकृति के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए, वो तो हम और आप लोगों ने बनाया नहीं। और यही कारण है कि किसी ने कहा है कि कब तक जिंदगी काटोगे सिगरेट, बीड़ी और सिगार में, कुछ दिन तो काटो दिल्ली एनसीआर में। मतलब ये दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये फैशनेबल आंकड़ेबाजी जो हमें आपको दड़ा रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई आप सिगरेट बीड़ी ऐसे पी रहे हो, छोड़ो, आप तो ऐसे ही आ जाइए दिल्ली एनसीआर में। जाने अनजाने आपको सिगरेट, बीड़ी और सिगार मिल रहा है उन लोगों को जो कभी लेना नहीं चाहते। लेकिन सुशील जी देखिए, जिस तरह से आपने पर्यावरण को लेकर कहा, पेड़ों को लेकर कहा, मुझे लगता है कि अगर यही सोच 10-15 साल पहले रहती, उसके हिसाब से डेवलपमेंट होता, उसके हिसाब से पेड़ पौधों को व्यवस्थित तरीके से लगाया जाता, तो मुझे लगता है आज वो स्थिति नहीं होती। लेकिन अगर सरकार आज भी सजग होकर काम करती तो उसके लिए कम से कम 10-15 साल लगेंगे, क्योंकि वो पौधों को बड़ा होने में कम से कम कई साल लगेंगे। 10-15 साल तो लग ही जाते हैं ताकि वो पौधे एक अच्छे से पेड़ बन जाए। अभी त्वरित में सरकार वो क्या एक्शन ले सकती है जिससे आने वाले 1-2 साल में कम से कम दिल्ली का पॉल्यूशन इस स्थिति में तो ना रहे, ये गैस चैम्बर बोलना पड़े हमको? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगभग 15 साल पहले की बात है, मेरी पूरी बात नहीं हुई थी, मैं आपको माफी के साथ पूरा कहना चाह रहा हूं। जो आपने कहा कि चीन से हमने सबक नहीं लिया, चीन में भी कुछ ऐसी स्थिति 15 साल पहले थी। हम और आप लोग इससे बिल्कुल ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव वे में, जो उनकी राज्य सरकारें थी और जो उनके लिए जिम्मेवार लोग थे, वो एक प्लेटफॉर्म पर आए, उन्होंने कुछ निगोशिएशन किए, उन्होंने कुछ अच्छे कदम उठाए, हरे भरे कदम उठाए। उसके आधार पर उन्होंने लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई और आज काफी हद तक वो अच्छी स्थिति में है। आपको, हमें याद होगा कि लंदन का स्मॉग जो हम और आप लोगों ने बचपन में किताबों में पढ़ा, वो लंदन का स्मॉग जब हम और आप लोग इस धरती पे नहीं थे, लेकिन लंदन काले धुएं की चादर में ढक गया था। लेकिन वहां के लोगों ने, वहां की सरकारों ने कुछ अच्छे कदम उठाए, प्रकृति के साथ सोचा कि भाई ये प्रकृति तो मुझे आपको जीने के लिए देती है। देखिए, मैं और आप लोग बिना पानी के, बिना खाने के रह सकते हैं, लेकिन 3 मिनट तक मुझे साफ हवा ना मिले, अच्छी हवा ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, तो मैं मर जाऊंगा, मेरा आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ये हम लोग सोच ही नहीं रहे हैं। हम लोग वर्तमान में जिए जा रहे हैं, सोच रहे हैं कोई फरिश्ता आएगा और एक जादू वाली छड़ी से शायद ये सारी समस्या से निदान दिला जाएगा। और ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है। ये छोटी छोटी झांकियां मुझे और आपको सोचने को मजबूर कर रही हैं। अभी पूरी पिक्चर बाकी है, अभी पूरी पिक्चर में। बिल्कुल सुशील जी, मुझे लगता है जिस तरह से कोरोना के समय सख्त कदम उठाए गए थे, लॉकडाउन किया गया था, उसका विरोध देखने को जरूर मिला, तो यहां पर भी कुछ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। चाहे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर भी कोई सख्त कदम उठा सकती हैं, क्योंकि जब सेहत की बात आती है तो सख्त कदम यहां पर उठाना ही चाहिए। नीरा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? नीरा मिश्रा जी, आप मुझे सुन सकते हैं? चलिए, लगता हमारा संपर्क अभी तक नहीं हो पा रहा, जैसे संपर्क साधेगा हम उससे भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी, देखिए जिस तरह से लगातार हम दिल्ली की स्थिति को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन अब क्या है? जनता तो यही सोचेगी ना, सॉल्यूशन क्या है? जनता क्या, जो मास्क पहन के निकलती थी कोरोना के समय, वही मास्क अभी भी लोग पहन के निकलते हैं, लेकिन क्या ऐसी उनकी जो जिंदगी है वो दिन ब दिन खराब होती जाएगी? आज दिल्ली की स्थिति ऐसी हुई है, उसके आसपास के शहरों की, उसके आसपास के क्षेत्रों की स्थिति खराब हुई है, कल पूरे देश में ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसका समाधान क्या होगा? क्या उस दिन का हम इंतजार करें कि जिस दिन यहां पर पूरे देश में पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बंद हो जाएं, सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिकल व्हीकल से काम करें? लेकिन इस पर भी तो समय लगेगा ना। अगर ठीक है, इस पर सरकार है, हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार काम कर रही है, उनका एक लक्ष्य है कि आने वाले साल में ज्यादातर जो डीजल पेट्रोल गाड़ियां उसको बंद कर दिया जाए, लेकिन ये एक हिस्सा है पॉल्यूशन का, इसके अलावा कई और हिस्से हैं पॉल्यूशन को लेकर। लेकिन अभी त्वरित समाधान क्या है? जनता इसमें कैसे सहभागी हो सकती है? सरकार क्या सख्त एक्शन ले सकती है?
देखिए, त्वरित समाधान के अंतर्गत तो अभी हमें और आपको वर्क फ्रॉम होम की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हम और आप लोग जब बाहर निकलते हैं तो लाखों गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर जो दौड़ती हैं, उसमें ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में कहीं ना कहीं से पेट्रोल डीजल जो भी जलाया जा रहा है, उससे अलग अलग पोल्यूटेंट, विशेषकर नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकल रहे हैं, वो हवा को दमघोंटू कर रहे हैं। तो जब जरूरत है तभी बाहर निकले, या वर्क फ्रॉम होम की अगर सुविधा दी जा रही तो वो करें। दूसरा बहुत अच्छी बात जो हमें आपको इसका खैर मकदम करना चाहिए, स्वागत सरकार ने प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिए, ये अच्छी बात है, क्योंकि इस प्रदूषण की सबसे बड़ी चोट छोटे बच्चों पर पड़ती है। भारत में हर बिल्कुल सुशील जी, लेकिन मैं बोलूंगा ये डिसीजन भी हम मजबूरी में ले रहे हैं। वो बच्चे जो स्कूल में जाकर बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि बच्चों को हमको घर में पढ़ाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है शायद ये हमारी कमजोरी है कि आज हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए। कल ऐसा नहीं हो कि हमको निकलना भी बड़ी मुश्किल से हो, या फिर ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर हमको निकलना होगा। इसलिए यहां पर सबको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। नीरज जी भी हमारे साथ जुड़ गई है। नीरज जी, आप मुझे सुन पा रही है? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। नीरज जी, जिस तरह से आपने देखा है दिल्ली की हवा में जहर घुल गया है, आप इसका समस्या और समाधान क्या देखती है? ऐसा है, समस्या तो सब जानते हैं कि क्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब दिवाली आती है, या आज क्योंकि एक बहुत बड़ी सनातन की रैली दिल्ली में प्लान हो चुकी थी, इसलिए आज ही सारा बवाल खड़ा होना था। आप मुझे बताइए, जब ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लोग अपनी रिपोर्ट देते हैं एसटीपी की और वो गलत निकलती है, तो इन्होंने ये जो फिगर्स दिए हैं जगह जगह के, इसकी क्या गारंटी है कि ये फिगर्स ऐसे हैं? और दूसरी बात ये है कि हर साल ये इशू होता है। तो ये जैसे अभी आपके पहले वाले वक्ता ने बहुत बढ़िया कहा कि ये तो हर साल की इशू है। हमारे जब भी जाड़े आते हैं, हवा भारी होती है। हवा जब भारी होती है तो हवा में जो भी कीटाणु होंगे वो तैरेंगे, नीचे तक तैरते हैं। तो इसको आपको पहली बात तो इस समय कंस्ट्रक्शन के काम पे रोक लगानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दूषित हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन का धुआं हो रहा है। नहीं, इसलिए सरकार की तरफ से जीआरपी 3rd लागू कर दिया गया है। नहीं, आप जीआरपी लागू करो, ये बड़े बड़े टेक्निकल बातें बोल दो, टेक्निकल बड़े बड़े आप सिनोनिम्स बना लो, सब कर लो, लेकिन आप अगर वापस नेचर पे नहीं जाएंगे, आप अपनी नेचुरल जो हमारी प्रक्रिया है इस संसार की, कि इस समय वातावरण ऐसा होता है, हम उसके लिए आसपास ऐसा क्या कर रहे हैं जो उसको और खराब करे। तो मैंने कहा कि पहले तो आपको कंस्ट्रक्शन 1-2 महीने के लिए कंप्लीटली रोक देना चाहिए। दूसरी बात, आपको जो वाहन चलते हैं जिनसे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, इन वाहन पे आपको दिवाली के पहले ही रोक लगानी देनी चाहिए, 15 दिन पहले। तो ये जो आस्ते आस्ते धुआं बढ़ता जाता है, आप पराली को ब्लेम कर रहे हैं। जहां तक मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, पराली इस हवा का रुख इस तरफ नहीं है, पराली से कोई लेना देना नहीं है हमारे इस दूषित वातावरण को। इसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन, जो आप देखिए दिल्ली के हर कोने में कंस्ट्रक्शन है, इतनी धूल है, और ये वाहन, इतने वाहन है कि अभी हम अगर आप एस्टिमेट लगाएंगे, शायद दिल्ली की पॉपुलेशन जितनी है उसके 1/3 तो वाहन ऑलरेडी है। तो इन दो चीज पर लगाम लगानी चाहिए। और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और सरकार कहती है बच्चों को घर पे बैठाओ। मतलब सरकार अपना प्रीएम्प्टिव एक्शन नहीं लेगी। और मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये प्लान था, क्योंकि ये जो आज जो बड़ा सम्मेलन दिल्ली में होना था, बहुत सारे सनातन के लोग इकट्ठा होने थे, उसकी वजह से ये आज शुरू से ही इन्होंने एक हवा फैला दिया कि आज ये है, आज ये है, आज ये है। ये रोज मॉनिटर करके इसको आपने, तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, पॉल्यूशन तो है, लेकिन इसके पीछे राजनीति भी है। इसके नीचे बहुत बड़ी राजनीति है, बहुत बड़ी राजनीति है। और इस राजनीति, जब तक हमारे प्राकृतिक संसाधन को लेकर राजनीति नहीं रुकेगी, तब तक हमारे देश के मनुष्य स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। पहले हमने
देखा कि यमुना को लेकर कितनी ज्यादा राजनीति होती है, साल में एक बार शुरू हो जाती है। और वही राजनीति इस समय होती है जब हमारे त्योहार आते हैं। दिवाली के 2 दिन पहले शुरू हो जाएगी और आज क्योंकि ये बड़ी रैली थी आज शुरू हो जाएगी। आपने 10 दिन पहले जब आपको मालूम था ये रैली होनी है, आपने प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया? आपने वाहनों के लिए कटौती क्यों नहीं करी? आपने कंस्ट्रक्शन को रोका क्यों नहीं जब आपको मालूम है कि ये होने वाला है? तो ये पूरी साजिश है, ये पूरी स्ट्रैटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। ठीक है, बिल्कुल राजनीति बिल्कुल हो सकती होगी इसके पीछे, लेकिन ये तो सत्य है कि वायु प्रदूषण दिल्ली का बहुत जहरीला हो गया है और लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। ठीक ये है कि ये हर साल होता है, तो क्यों होता है हर साल? उसके लिए आप 10 साल से क्या कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, वाकई बड़ा सवाल है। ठीक है, बिल्कुल वाकई नीना जी, बिल्कुल समय कम है, एक लास्ट कमेंट ले लेता हूँ सुशील जी से। बिल्कुल सुशील जी, देखिए ये तो हर साल जिस तरह से है वो धीरे धीरे चीजें समस्या बढ़ती जा रही है। क्या सरकार जिस तरह से अभी ग्रैब थर्ड अभी लागू किया है, क्या जिससे कहते हैं ना कि जब आग लगती है तभी हम कुआं खोदते हैं, ऐसा क्यों? ये 10-15 दिन पहले ही लागू कर दिया जाता तो आज स्थिति में ना आते। ऑड इवन गाड़ियों को लागू करने की बात हो रही, ग्रैब थर्ड लागू कर दिया गया है, तो ये कम से कम 10 दिन पहले लागू कर दीजिए ताकि इस तरह की स्थिति पैदा ना हो। नहीं तो हम जहरीला हवा जब हमारे पास आता है उसके बाद फिर ये चीज स्थिति होती है, ऐसा क्यों? सरकार को तो पता है ना कि क्या स्थिति होने वाली है। अगर सरकार को नहीं पता है तो फिर तो सरकार का बड़ा फेलियर है यहाँ पर। बिल्कुल सरकार का फेलियर। बिल्कुल, बड़ी बड़ी मशीनें क्यों लगाई हैं? बिल्कुल नीना जी, एक लास्ट कमेंट ले लेता हूँ सुशील जी से, समय कम है। सुशील जी, लेने की आदत नहीं है, हम लोगों ने सबक नहीं लिया और फिर से अगली साल हम लोग फिर से तैयार हो गए। दूसरी चीज, इन्वायरमेंटल लिटरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों को पता नहीं है कि वो किस हद तक जिम्मेवार हैं, जबकि कोरोना ने ये चीज दिखा दी कि जब सारी गतिविधियां रुक गई, प्रकृति अपने आप जीवंत हो गई। तो इन्वायरमेंटल लिटरेसी जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, मैथमेटिकल लिटरेसी, फंडामेंटल लिटरेसी, ऐसी इन्वायरमेंटल लिटरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है समाज को। वो जाने कि वो किस प्रकार से प्रकृति की बिल्कुल और मुझे लगता है इसको अभियान की तरह इसको शुरू करना पड़ेगा, लोगों को इसमें मिलाकर, और सरकार की जो जिम्मेदारी उसको पूरा करते हुए लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जिस तरह से कोरोना के समय हम लोगों ने कोरोना से लड़ा, उसी अभियान के साथ अब इस वायु प्रदूषण से भी लड़ना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, सुशील द्विवेदी जी, नीरा मिश्र जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई एक बड़ा गंभीर मुद्दा है आज दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में, शहरों में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। कल ये स्थिति बाकी दूसरे शहरों में भी हो सकती है। कई शहर तो ऐसे हैं जहां पर ऐसी स्थिति खराब भी हो चुकी है, लेकिन समझना पड़ेगा, सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार पॉलिसीज बनाती है, सरकार के पास पुलिस है, कंट्रोल है, पावर है, उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। लेकिन लोगों को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। जिस तरह से हमने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने कोरोना से लड़ा, वैसे ही वायु प्रदूषण से भी लड़ना होगा। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।